तो आज हम लोग यूएस टैक्सेशन में अनदर सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था फाइका टैक्स यानी पेरोल टैक्स की अकाउंटिंग के बारे में सिखाया था। उसके पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमने यूएस असेंबली के बारे में बात करी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी, लेवी के बारे में बात करी। आज हम एक और डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहां से लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर मूव ऑन करेगा, जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम। आप सभी इस बात से वेल अवेयर होंगे कि एक होती है बुक्स में अकाउंटिंग और एक होती है टैक्सेशन की बुक्स में अकाउंटिंग। कितने लोगों को यह बात पता है कि सर दोनों अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है? बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। एक होती है बुक्स, या इसको हम कह लें अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और एक होती है आपकी टैक्सेबल इनकम, जो कि हम इसको बात कर रहे हैं आईआरएस यानी आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग, इंटरनल रेवेन्यू कोड। तो देखिए, जब यूएस में अकाउंटिंग की जाती है तो बेसिकली वो की जाती है यूएस गैप के अकॉर्डिंग। जैसे आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे तो वो किसके बेसिस पे बनाएंगे सर? वो ऑब्वियस ही बात है, आप यूएस गैप के बेसिस पे बनाने वाले। लेकिन टैक्स देने के लिए, टैक्सेशन के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है टैक्सेबल इनकम। तो जब एक इनरोल्ड एजेंट या सीपीए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाता होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि आप सब टैक्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट शायद इस बात का आंसर दे भी दें और कुछ स्टूडेंट नहीं भी दे सकते। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या केवल बैलेंस शीट होता होगा? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमारे काम का केवल एक है यूएस टैक्सेशन में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, क्योंकि हमें पूरा टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जब अमेरिका में इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है तो वो यूएसए गैप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो यूएसए गैप, लेट से हम एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने सब पढ़ा होगा ये। तो उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसमें से हम लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस, तो जो आ जाता है वो आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है क्या इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है? अब अगला क्वेश्चन तो ये आ गया कि सर ये जो नेट प्रॉफिट हमने यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनाया, क्या इसके ऊपर टैक्स दे दें? आप में से कुछ स्टूडेंट का ये सोचना हो सकता है कि सर हाँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसके ऊपर लेट से अगर 10% का टैक्स रेट है तो 10% के ऊपर टैक्स दे दो। आपको ये लगता होगा। नहीं। क्यों नहीं टैक्स देना है सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग? क्योंकि इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स बोलता है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि टैक्सेबल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? टैक्सेबल इनकम। और ये जो इनकम है ये अकाउंटिंग इनकम है। अब अकाउंटिंग के प्रॉफिट को निकालने के लिए हम अकाउंटिंग के रूल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूएस गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब अकाउंटिंग के रूल्स हैं, इसको बोला जाता है यूएस गैप। लेकिन टैक्सेबल इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब टैक्सेबल इनकम बनाई जाती है आईआरसी, इंटरनल रेवेन्यू कोड, इंटरनल रेवेन्यू कोड। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं।
रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हमें टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं और जो टैक्सेशन के रूल्स होते हैं वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये आपको शायद जानकर हैरानी हो, बहुत सारे बच्चों को हो सकती है, कि अकाउंटिंग के रूल अलग होते हैं और टैक्सेशन के रूल्स अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस को ही हमने क्या करना है, रिकंसाइल करना आना चाहिए हमें। अगर आपको ये रिकंसाइल करते नहीं आता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। अब इस रिकॉन्सिलेशन को हम समझेंगे, हमें अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में बदलना है। तो मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो सर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें दोनों के रूल्स पता होने चाहिए या क्या एक के रूल्स पता होने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर हमें अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना है तो वी शुड नो बोथ द रूल्स। तो पहला रूल्स हमें यह होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस के रीजन पता होना चाहिए। डिफरेंस के रीजंस, अगर आपको डिफरेंस के रीजंस पता होंगे तभी तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला रीजन मैं आपको लिख रहा हूं, पहला रीजन, डिसअलाउड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। यहां पर सबसे पहला वर्ड मैंने ये लिखा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई कि सर क्या कहना चाह रहे हो? डिसअलाउड एक्सपेंसेस, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। सर एग्जाम्पल से ही तो समझाएंगे ना। जैसे यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने कोई पेनल्टी दी है, पेनल्टी, या हम बात करें कोई रूल ब्रेक किया है, रूल आपने ब्रेक किया है, वायलेशन ऑफ लॉ, उसके लिए आपने कोई पेनल्टी पे कर दी रूल ब्रेक करने के कारण। मुझे बताइए अकाउंटिंग की बुक्स में इसको एक्सपेंडिचर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को बना रहे होंगे एज पर यूएस गैप, और एग्जामिनर ने दिया है कि पेनल्टी चार्जेस 5,000, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग निकलना समझना पड़ेगा आपको। पेनल्टी चार्जेस, इसका मतलब ये पेनल्टी चार्जेस कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इनकम में तो, अकाउंटिंग इनकम में तो एज ए एक्सपेंसेस क्लेम किए गए होंगे, बट क्योंकि इसको टैक्सेशन एक्सपेंडिचर नहीं मानता है टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? तो लेट से आपको एग्जामिनर ने दे दिया अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम 90,000 दे दिया और 5,000 पेनल्टी चार्जेस दिए, बदलिए इसको टैक्सेबल इनकम में। कैसे बदलोगे आप? कितना आएगा टैक्सेबल इनकम? आंसर लिखते जाओ अपने अपने। कुछ बच्चे 85 लिख रहे हैं, कुछ 90 लिख रहे हैं, कुछ 95 लिख रहे हैं, बस मेरे को यही समझना था। अकाउंटिंग इनकम 90 है तो टैक्सेबल इनकम 85 लिख रहे हैं कई बच्चे, कुछ 95 लिख रहे हैं, कुछ 90 ही लिख रहे हैं। तो उनको जानकर यही नहीं पता है कि सर अगर अकाउंट में इनकम लिखी है 90 और वो खर्चा अगर हम डिस अलाउ कर दें तो खर्चा डिस अलाउ कर दिया जाता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? डिस अलाउ एक्सपेंस। तो इसको सीधे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एक तो रीजन हो गया सर, जितने भी डिस अलाउड एक्सपेंसेस हैं उसको हम क्या कर देंगे? एड ऑन कर देंगे। तो पेनल्टी चार्जेस आपने क्या करा? अकाउंटिंग इनकम को
उसमें से वो एक्सपेंडिचर का इफेक्ट बाहर कर दिया और इसको किस में बदल लिया, टैक्सेबल इनकम। बात समझ में आ गई आप? अब मुझे बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है? हाउ यू विल नो दैट? अब मेरा क्वेश्चन तो आपसे यही है ना, कैसे पता करोगे आप? तो मैं तो ये मान के चलता हूं आपको टैक्स में 0/सन्नाटा है, कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं। अब खुद अपना एक्सपीरियंस, खुद दिमाग लगाओ कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होते हैं? कैसे पता चलेगा? चलो बताओ, लिखो जरा अपने अपने लेवल पे जो आप सोच सकते हो। मैं तो मान के चलता हूं कि आप कुछ नहीं आता। तो देखो अभी भी आप में से 140 स्टूडेंट में से अभी मुश्किल से 10 स्टूडेंट ने आंसर दिया, मतलब बाकी तो लिखने में भी तकलीफ हो रही है। कुछ अपनी मन मर्जी लिख रहे हैं सर, अनयूजुअल इन नेचर, कुछ लिख रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस, कुछ लिख रहे हैं लेट फीस एग्जाम्पल, नोटिस ऑफ आईआरएस। तो आपको अभी एक बात नहीं पता है, इसका मतलब आपका बेसिक लेवल बहुत ही पुअर लेवल का है। जिनको यही नहीं पता कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं और कौन से डिसअलाउड, तो सर उसके लिए हमें पूरा का पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और उसके रूल्स को पढ़कर हमें इस बात का नॉलेज मिलेगा कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते कि हमको तुक्काबाजी लगाना है, हमको मूड में आया तो हमने पेनल्टी चार्जेस को ऐड कर दिया, इनकम टैक्स इंटरेस्ट को माइनस कर दिया। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस। तो सर इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स में लॉजिक नहीं, क्या चलेगा? इनकम टैक्स में लॉजिक नहीं चलते, इनकम टैक्स में चलते हैं रूल्स। और अगर किसी रूल ने बोल दिया कि ये एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो हमने उसको टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेट करते समय कंसीडर ही नहीं करना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूं, बहुत ही आसान भाषा, मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये बात समझाने के पीछे कुछ लॉजिक और था। अब मैं आपसे एक वर्ड पूछने जा रहा हूं, इंक्लूडेड वर्सेस एक्सक्लूडेड। ये जो वर्ड है ना, आपको खा जाएगा इनकम टैक्स में। इंक्लूडेड वर्सेस एक्सक्लूडेड, कितने लोगों को डिक्शनरी मीनिंग पता है इसका? अब आप बोल रहे सर आप क्या हमको रात के 10:15 बजे बुलवा कर ये समझाना चाहते हो इंक्लूडेड वर्सेस एक्सक्लूडेड? हम्म, आपको मजाक लग रहा होगा ना ये बात। कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये छोटा सा वर्ड हमको तो बहुत अच्छे से आता है कॉन्फिडेंट कोई क्लास में स्टूडेंट? इंक्लूडेड वर्सेस एक्सक्लूडेड, सोचो मैं ये वर्ड के ऊपर आपको इंफेसिस दे रहा हूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि नहीं सर बहुत मजा, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड तो इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड है, तो अब आप जब इनकम टैक्स में प्रोविजन पढ़ने जाएंगे तो अब मैं आप, अब कई बच्चों ने लिख दिया सर एक्सक्लूडेड मतलब डिसअलाउड। कितनों को लगता है एक्सक्लूडेड मतलब डिसअलाउड? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये वेरी डेंजर वर्ड है। पता चले आप रट के गए कि इंक्लूडेड मतलब अलाउड और एक्सक्लूडेड मतलब डिसअलाउड। नहीं, ये वर्ड जब किसी लैंग्वेज के साथ में लग जाएगा तो इसका मीनिंग होगा चेंज। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अब अगर ऐसा लिखा है एक्सपेंसेस, अगर सर्टेन एक्सपेंसेस, सर्टेन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, वहां लिख दिया, मतलब हम इनमें इनको एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, ये वर्ड लिख दिया। इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ, वो अलाउड है या डिसअलाउड है? मैंने वर्ड यूज किया कि ये इंक्लूड, इंक्लूड है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है
कि इंक्लूड का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस में अगर इंक्लूड है तो इसका मतलब वो अलाउड एक्सपेंसेस है। ये बहुत डेंजरस वर्ड है, जब आप पूरा बुक की लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे तो शायद आप इस वर्ड के कारण कोई क्वेश्चन गलत कर बैठे, इंक्लूड वर्सेस एक्सक्लूड। बात समझ में आई? उन्होंने लिख दिया पेनल्टी इंक्लूड्स इंटरेस्ट। तो बताइए इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा या डिसअलाउड हो जाएगा? मेरा तो आपसे क्वेश्चन ये है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कितने लोगों को लगता है अलाउड हो जाएगा और कितने लोगों को लगता है डिसअलाउड? उन्होंने ये लिख दिया पेनल्टी इंक्लूड इंटरेस्ट ऑल्सो, इंक्लूडिंग पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। ये अलाउड एक्सपेंडिचर है या डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है? देखो अब आप लोगों के मत डिफरेंशिएट हो गए यहां पर। कई बच्चे बोल रहे सर ये अलाउड है, जबकि खुद पेनल्टी डिसअलाउड है, तो उसके अंदर जो भी चीज इंक्लूड होगी वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउड हो जाएगा। ये कॉमन सेंस कौन लगाएगा? मैंने क्या बोला? पेनल्टी इंक्लूड्स इंटरेस्ट। उन्होंने लिख दिया इनकम टैक्स डिसअलाउड एक्सक्लूड स्टेट टैक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स पेड डिसअलाउड एक्सक्लूडिंग स्टेट टैक्स। अब आप सोच रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको यहां पे वर्ड यूज किया एक्सक्लूडिंग स्टेट टैक्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? इनकम टैक्स तो डिसअलाउड है लेकिन स्टेट टैक्स अलाउड है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सर हमने कसम नहीं खाना है कि इंक्लूड का मतलब अलाउड होता है और एक्सक्लूड का मतलब हमें ये देखना वो किस वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में एक बात हमेशा ध्यान से सुनना, जब कभी भी इनकम टैक्स पढ़ने जाओगे यूएस सीपीए की एग्जाम में और या इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम में, अगर किसी प्रोविजन के साथ में इंक्लूड्स और एक्सक्लूड लिखा है तो वो सबसे खतरनाक प्रोविजन है टू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई? वो पहले हैंड रेस कर दे बेटा। ये बात समझाना मेरे लिए बेसिक में ही बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चले मैं आगे जब आपको मेन प्रोविजन समझा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि यार इसमें इंक्लूड मत करना, इसमें एक्सक्लूड कर देना, तो आप अपनी मर्जी से कुछ सोचते फिर रहे हो। तो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा कि सर ने अगर इंक्लूड किया कहा है कि इनकम ये वाले खर्चे इंक्लूड्स, तो मतलब ये इस वर्ड के साथ में इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ गई? तो सर आप समझा क्या रहे थे, कहां थे हम? अच्छा, इनकम टैक्स में आपको अटेंटिव बैठना पड़ेगा। अगर आप कहीं और धुन में बैठे हो तो यहां पर रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकम टैक्स को पास करने के लिए आपके अंदर एक इंटरप्रिटेशन स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, और उसमें ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। आप खुद एनालिसिस करेंगे सर, कई बार मैं बोलूंगा इंक्लूड और एक्सक्लूड, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आई गेस क्लास में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। तो सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया यहां पर इंक्लूड एक्सक्लूड, और आपने हमको एक बात समझाई। रीजन नंबर वन क्या समझाया कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस का? रीजन नंबर वन, रीजन नंबर वन, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब मैं यहां पर एक वर्ड और ये कहूंगा, आप बताएंगे मुझे, आप मुझे बताना, क्या मैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस को टेम्पोररी परमानेंट डिफरेंस बोल सकता हूं? कैन आई से दैट? परमानेंट डिफरेंस। कितने लोगों को लगता है सर आपने बिल्कुल सही बात बोल दी? कितने लोगों को लगता है सर ये बिल्कुल सही बात है? 100%, 100% ये बात सही है। मतलब अगर इनकम टैक्स में हमने बोला पेनल्टी इज डिसअलाउड, तो इसका मतलब वो टैक्स में एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं किया जा रहा, टैक्स में एक्सपेंसेस है ही नहीं। लेकिन अकाउंटिंग में
वो एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ गई आप? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं डिस अलाउड एक्सपेंसेस इज अ परमानेंट डिफरेंसेस। पार्ट 2 में जरूरत पड़ जाएगी इस चीज की। आप सोचिए, थोड़ा सा अकाउंटिंग का भी लिंक है। तो रीजन नंबर 1 हो गया डिसअलाउड एक्सपेंसेस। रीजन नंबर 2, डिसअलाउड इनकम। ये बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है आपके लिए। जैसे आपने अगर यूएस में म्युनिसिपल बॉन्ड खरीदे, म्युनिसिपल बॉन्ड को बाय किया, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, बताइए। और वो बोल रहे हैं कि ये इनकम एग्जम्प्ट है। तो रीजन नंबर 2 हो गया हमारा डिसअलाउड इनकम, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्जम्प्टेड इनकम। जैसे तो अब मैं आपको यहां पर दे दूं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एज पर बुक्स, और मैंने बोला मेरी इनकम तो 90,000 है, और उसमें मुझे म्युनिसिपल बॉन्ड से इंटरेस्ट मिला है, और वो मेरा 5,000 है। बताइए टैक्सेबल इनकम क्या करें? टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? तो सर आप खुद बोल देंगे कि सर इनकम एग्जम्प्ट है, मतलब इसको इसमें इनकम कंसीडर करना ही नहीं है। तो सर ये तो इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो इसको क्या कर दें हम, माइनस कर देंगे। ये माइनस कर देंगे 5,000, तो निकल कर आ जाएगा हमारा 85,000। बात समझ में आ गई होगी आप? क्लियर हो गई बात? तो रीजन नंबर 2 क्या हो गया, एग्जम्प्टेड इनकम। बात क्लियर हो गई आपको सर, एग्जम्प्टेड इनकम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एग्जम्प्टेड इनकम हमको कहां से पता चलेगी? फटाफट आंसर लिखो कि कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है और कौन सी इनकम टैक्सेबल होती, कहां से पता चलेगा? तो आप फिर से बोलोगे सर उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ना पड़ेगा, और उस रूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, आईआरसी। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेवेन्यू कोड। बात समझ में आती है? यहां तक दोनों बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड वर्ड यूज किया। अब उन्होंने लिखा एग्जम्प्टेड इनकम इंक्लूड, तो वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? अगर ये वर्ड सामने आ गया एग्जम्प्टेड इनकम इंक्लूड्स, तो अब आप बताओ वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? सबको आंसर लिखना है। देखो कई बच्चे अभी भी गलती में हैं, कई वो टैक्स नॉन टैक्सेबल लिख रहे हैं, कई टैक्सेबल लिख रहे हैं। देखो मतलब आप इस वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या बोला, एग्जम्प्टेड इनकम इंक्लूड्स, मतलब वो नॉन टैक्सेबल। तो देखो ये वर्ड था, इस वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये एग्जम्प्टेड वर्ड के साथ में जुड़ गया तो ये मीनिंग निकल कर आ गया। जैसे मैं जब अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, तो कई बच्चे बोलते हैं सर जितने खर्चे होते हैं उसको डेबिट। मैंने तो फिर समझाया कि डेबिट का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन डेबिट किसी ट्रांजेक्शन के साथ में जुड़ जाता है तो उसको मीनिंगफुल बना देता है। ऐसे ही इंक्लूड और एक्सक्लूड इज अ वेरी डेंजरस वर्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ। तो मैंने बोला एग्जम्प्टेड इनकम इंक्लूड्स, इसका मतलब यह हुआ कि वो इनकम एग्जम्प्टेड इनकम में इंक्लूड्स हैं, और इसका मतलब वो टैक्सेबल नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल है। तो आपने अगर इनकम इंक्लूड और एक्सक्लूड को गलत पढ़ लिया तो आपका पूरा प्रोविजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका एमसीक्यू भी गलत हो जाएगा। तो रीजन नंबर 2 क्या हो गया सर, डिसअलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड इनकम। तीसरा रीजन, रीजन नंबर 3, अच्छा ये एग्जम्प्टेड इनकम इज ए परमानेंट डिफरेंस और ये टेम्पोररी डिफरेंस। अगला क्वेश्चन सर, अगेन ये भी क्या होगा, परमानेंट होगा सर। ये भी क्या होने वाला है, परमानेंट होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक बार एग्जम्प्ट है तो फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं हो जाएगा।
अब तीसरा रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्शियली टैक्सेबल। ये वर्ड आप पहली बार ही सुन रहे होंगे दुनिया में। तो इसको टेम्परेरी माने या परमानेंट माने, कि दोनों ही नहीं है सर ये? अब सर इसका कोई एग्जाम्पल दे देते तो मजा आ जाता सर। अब मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, फ्यूचर में DRD, क्या पढ़ाऊंगा? DRD, जिसका नाम होगा डिविडेंड रिसीव्ड डिडक्शन। इनकम टैक्स में कुछ ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, कुछ पोर्शन टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? चलो अब हम तो एग्जाम्पल से समझाएंगे, हमने तो बिना एग्जाम्पल के बात ही नहीं करनी, पूरे इंटायर कर इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपनी अकाउंटिंग इनकम, 1,50,000 ना। अब 1,50,000 सर हमारी अकाउंटिंग इनकम है, और हमारी है कंपनी, और हमारी एक सब्सिडरी कंपनी भी है। अब सब्सिडरी हमको डिविडेंड बांटती है। लेट्स से उन्होंने हमको 40,000 का डिविडेंड दिया, और इनकम टैक्स में आप जाके एक रूल पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग सर्टेन डिविडेंड इज एग्जम्प्ट। अभी वो रूल नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं ये बात समझा रहा हूं। लेट्स से 60% एग्जम्प्ट है, हमको सब्सिडरी से मिला 40,000 डिविडेंड और 60% एग्जम्प्ट है। बताइए टैक्सेबल इनकम, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। ये लेक्चर बड़े काम के हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, आपको टैक्सेबल इनकम बताना है। उन्होंने लिख दिया 60% एग्जम्प्ट, और आपसे उम्मीद करी कि आपको सब आता है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग 160 बोल रहे हैं, कुछ 174 बोल रहे हैं, कुछ 166 बोल रहे हैं, 126 वाले भी हैं। अब मुझे बताओ, अगर अकाउंटिंग इनकम है, तो अकाउंटिंग इनकम ने क्या डिविडेंड को इनकम माना होगा कि नहीं माना होगा? मुझे तो आप ये बता दो। सर डेफिनेटली उसको माना होगा। इसका मतलब 150 में ये 40,000 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? मैं तो आपसे क्वेश्चन ही हो रहा, अकाउंटिंग इनकम लिखी मतलब उन्होंने डिविडेंड को इनकम माना है। लेकिन इनकम टैक्स तो बोलता है कि 60% पे तो टैक्स देना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 40,000 का 60% निकालेंगे, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, इस 24 के ऊपर टैक्स नहीं देना है। तो ये 24 के ऊपर टैक्स नहीं देना है, तो क्या इसको इनकम मानना चाहिए? 60% एग्जाम बोल दिया ना, तो 40,000 के का 60% होता 24,000 इसमें ऐसी जुड़ी हुई है जिसपे अपने को टैक्स देना ही नहीं है, तो उसको क्या करें, लेस कर दें। एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ, तो सर यहां से आप उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, तो इसको 24,000 माइनस कर दिया, तो सर सीधी बात है, 1,50,000 माइनस 24, तो 126 इज द करेक्ट आंसर। आप में से सब लोग गलत थे, एक ही स्टूडेंट सही थे, सी अंकुर गोयल, बाकी सब 160 कुछ थे, मतलब कुछ के नाम अगर मैं नहीं ले पा रहा हूं। बात समझ में आई नहीं आई? आपने क्या बोला सर, सब्सिडरी ने हमको 40,000 डिविडेंड दिया, तो अकाउंटिंग ने तो पूरा का पूरा मान लिया ना कि भैया पूरे पे टैक्स देना है। उसने तो ऑलरेडी इस 40,000 को इसके अंदर जोड़ रखा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि आपको ये पता है कि अकाउंटिंग इनकम में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि 60% एग्जम्प्ट है, तो 60% पे टैक्स देना ही नहीं है, तो सीधे बाहर कर दिया उसको। तो 126 इज योर टैक्सेबल इनकम।
अब मेरा क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि सर ये पूरा का पूरा टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है या पोर्शन इज ए टेम्परेरी डिफरेंस? तो सर ये प्रोपोर्शनेट पोर्शन, प्रपोर्शनेट पोर्शन। तो हमने पार्शियल टैक्सेबल के बारे में डिस्कस किया, तो जो पार्शियल अमाउंट है वो परमानेंट डिफरेंस हो गया। रीजन नंबर 3 समझ में आ गया? 1 2 3। रीजन नंबर 4, अब आप सोचिए कि कई बच्चे एग्जाम में फेल क्यों हो जाते हैं। विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड अपने सारे ही हो रहे हैं पास, 98% बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को तो कर लेते हैं एमसीक्यू, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझ। तो क्यों प्लस हुआ, क्यों माइनस हुआ, ये आपको एंड में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बड़ा काम आने वाला है। वाई एडेड और वाई लेस। अब एक क्वेश्चन और आता है, सर अभी आपने डिसअलाउड एक्सपेंसेस लिख लिया, डिसअलाउड इनकम लिख लिया, क्या हम सर यहां पर ये बोल सकते कि एग्जम्प्टेड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस इज द सेम टर्मिनोलॉजी? सही बात है सर, अगर एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट है, एक्सपेंसेस के लिए एग्जम्प्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता। इनकम के लिए जनरली क्या किया जाता है? एग्जम्प्ट। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, डिसअलाउड मतलब नॉन डिडक्टेबल, एक ये छोटा सा वर्ड है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब नॉन डिडक्टेबल है ना। और अलाउड मतलब, अब एक और रीजन भी तो हो सकता है, अलाउड एक्सपेंसेस इन टैक्सेबल बुक्स। ये कितनों को बात समझ में आ गई? ये भी तो हो सकता है ना कि सर अकाउंटिंग उसको खर्चा ही नहीं मानती, लेकिन टैक्सेबल उसको खर्चा मानती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा हो गया, ऐसा तो हमने कोई देखा ही नहीं, ये तो आपने कहीं नया बना लिया होगा। ऐसा आपको लग रहा होगा ना कि सर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि अकाउंटिंग उसको खर्चा ना माने। कितने लोगों को लगता है? मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सेक्शन 179 इन फ्यूचर पढ़ोगे आप, जो बोलता है कि अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया ना, तो भी आप उसको एक्सपेंसेस मान लेना, तो भी आप उसको एक्सपेंसेस मान लेना। क्या कैपिटल नेचर के खर्चे अकाउंटिंग में अलाउड होते होंगे? अब आपको अकाउंटिंग का बेसिक रूल पता होना चाहिए। सर हम तो अकाउंटिंग पढ़े ही नहीं कभी। ऐसे हो सकते हैं कुछ इंजीनियर और साइंस के बच्चे इस क्लास में बैठ गए हों, तो उनको इतना समझना पड़ेगा, कैपिटल मतलब असेट खरीदने की चीजें जो होती है वो पीएनडल की आइटम नहीं होती। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? अलाउड एक्सपेंसेस इन टैक्सेबल बुक्स। अब ये खर्चा जो है परमानेंट है या टेम्पररी है, कौन बताएगा? दिस इज परमानेंट और टेम्पररी? जितनों को लगता है परमानेंट लिख दो परमानेंट, और जिनको लगता है टेम्पररी वो टेम्पररी लिख दो। बस मैं देखते जा रहा हूं आंसर। तो सर ये टेम्पररी है, पूछो क्यों? अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? यार आपने एक मोटर बाइक खरीदी, एज पर इनकम टैक्स वो सेक्शन 179 का एक रूल है कि आप कुछ ऐसे खर्चे जिसको सीधे पीएनडल में डाल सकते हो उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत। बुक्स तो बोल रहा भैया मोटरसाइकिल है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, अकाउंटिंग बोल रहा है डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, लेकिन टैक्सेशन बोल रहा है सेक्शन 179 में फॉलो होता है, यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज, आप एक्सपेंडिचर मान लो। तो सर हमने इसको अलाउड एक्सपेंस, तो सर बेसिकली ये टेम्पररी है, क्योंकि आज अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर तो अलाउड हो जाएगा ना।
आपने मोटरसाइकिल खरीदी 50,000 की और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगना था 10%, तो पीएनडल में तो 5,000, लेकिन टैक्स की बुक्स में कितना पूरा? 50,000। बात समझ में आ गई होगी आपको ये भी अच्छे से, क्लियर है ये बात भी? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर थोड़े थोड़े बेसिक्स भी बहुत पता होने चाहिए। मतलब यूएस टैक्सेशन को पास करने के लिए आपके अंदर थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए बेसिक्स। रीजन नंबर 5, और फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूं। रीजन नंबर 5 है एक्सपेंसेस डिडक्टेबल इन डिफरेंट पीरियड। बात समझ में आ गई होगी आपको? कितनों को ये बात समझ में आ गई? एक्सपेंसेस डिडक्टेबल इन डिफरेंट पीरियड। मतलब सर एग्जाम्पल देकर बताते तो मजा आता, फिर से एग्जाम्पल देके बताते हैं। इनकम टैक्स का एक रूल है कि अगर आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कर दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए कोई खर्चा कर दिया अभी, तो उसकी डिडक्शन इसी साल मिल जाती है। अब ये प्रीपेड वर्ड कितने लोगों ने सुना है? सुना ही होगा, अकाउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट। सिर्फ समझने के लिए है, इसको रूल मत बनाने ना, रूल अलग है, रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमने $1,000 की प्रॉपर्टी ली पर मंथ, और हमने ली जुलाई में लेट से, तो हमें कितने महीने का रेंट एज पर इनकम टैक्स मिलना चाहिए? एज पर अकाउंट्स कितने, कितने का? सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का, 6,000। लेकिन अगर मान के चलो हमने 8,000 का ही पेमेंट कर दिया है, 8,000 का पेमेंट कर दिया, तो इनकम टैक्स बोलता जितना पेमेंट कर दिया उसका इतना खर्चा मान लो। तो अल्टीमेटली आपने टैक्स में तो 8,000 माना, बट आपने अकाउंट्स में एज पर अक्रूवल रूल 6,000 ही माना। टैक्स में 8,000 मान लिया, तो फ्यूचर में अकाउंट्स में 2,000 और मान लेंगे फ्यूचर में, यहां पर तो जीरो ही मानेंगे। तो बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी। तो सर ये रीजंस होते हैं जिसके कारण आपको आपकी टैक्सेबल इनकम को, मतलब अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई पूरा का पूरा? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ना, और एक टेक्निकल एग्जांपल दूंगा, और आप मुझे अभी बताएंगे फिर, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स 2 लाख, डेप्रीशिएशन, टैक्स और बुक्स 45,000, 50,000। पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट, एग्जम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम 6,000, डेप्रीसिएशन 6,000, एक्सेस ऑफ, एक सेकंड,
सोचने दो मुझे भी। डिस अलाउड एक्सपेंसेस 8,000। मैं आपको चार ट्रांजेक्शन, मैंने आपको चार ट्रांजेक्शन दिए, आपको टैक्सेबल इनकम बताना है। कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कि ये क्या है। इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन इज 6,000 एक्सेस ऑफ बुक्स। बस ये लाइन कई बार ऐसी आपको देखने को मिल सकती है। अब आपको टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना है इसको, बस मैंने आपको दे दिया ये टास्क। अगर आपने ये कर लिया मतलब आपको कुछ समझ में आ चुका है। और समय लेना, जल्दबाजी नहीं करना। ये नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स लिखा हुआ है, और नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स लिखा है तो खुद खुद को भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये किसी दूसरी एसेट के ऊपर हो सकता है। ये डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग हैं। ये एसेट्स ए के ऊपर है और ये एसेट्स बी के ऊपर है। चलो, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि दो दो डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि दो प्रकार की एसेट है, जिसमें टैक्स में 45 लगा है, बुक्स में 50 लगा, और नीचे एक एडजस्टमेंट डाल दिया कि एसेट बी है, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन है वो 6,000 एक्सेस ऑफ बुक्स है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि इस लेवल की चीजें आप सोच पाते हो या नहीं सोच पाते। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, किसी का 146 आ रहा है, किसी का 2,01,000, 2,13,000। देखो भांति भांति के आंसर आ गए। 2,01,000, 2,13,000, ये सब आंसर आ रहा है। मैं लिखते जा रहा हूँ चैट बॉक्स में जो कॉमन दिख रहा है मुझे। 1,60,000 और 2,05,000, देखो लो। अब आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। 2,13,000, 2,04,000, इतने सारे आंसर आ गए। 2,09,000 और 1,55,000 भी आ गया। देखो जो जो आंसर आप लोग कॉमन दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, वो मैं लिखते जाऊंगा। अपनी मर्जी से कुछ भी फिगर मत लिख देना। 2,01,000 भी आ गया है। चलिए, चलो इस आंसर को हरा कर देते हैं। ऐसे ही कर दिया, दो चार लोगों ने आंसर दिया इसलिए। 196, 196 भी आ गया है ना। अब चलो सारे नहीं लिखते, नहीं तो अब 155 आंसर लिखने पड़ जाएंगे मेरे को। अब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं सर, तो एग्जाम में एक अच्छा काम तो ये होगा कि हमको चार ऑप्शन मिलेंगे सर। लेकिन एग्जामिनर को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो, तो जो गलत आंसर होगा वो भी आपके कैलकुलेटर पे आएगा। ये भी गारंटी है मेरी। तो आपने ऐसी सिचुएशन में उठाना है नेट इनकम, और यहां पे लिख देना है 2 लाख। और सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना है कि डेप्रीशिएशन लिखा टैक्स में 45 है, बुक्स में 50 है। इसका मतलब यहां पे 50 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। कितनों को यह बात समझ में आ गई कि सर इसका मतलब यहां पर 50 है और यहां पर 45 है, मतलब अकाउंटिंग में 5,000 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और अगर कोई खर्चा एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो वो डिस अलाउड हो जाता है, उसको ऐड कर दो। एक्स्ट्रा लगा है ना,
बुक्स में 50,000 क्लेम कर लिया तो एक्स्ट्रा लगा है तो वो डिस अलाउड करना पड़ेगा। तो सर डिस अलाउड करना है तो इनकम को बढ़ाना पड़ेगा 5,000। बात समझ में आ गई? तो ये प्लस हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 फिनिश। एग्जम्प्ट इनकम मतलब ये 6,000 इस इनकम में ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी जुड़ी हुई है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर एग्जम्प्ट इनकम लिखा है तो इसका मतलब उसमें ऑलरेडी है ये 6,000, लेकिन ये तो एग्जम्प्ट है तो लेस कर दो। डिस अलाउड एक्सपेंसेस, वो तो सर सीधे ही क्लियर हो गया। इसमें से डिस अलाउड करना है तो ऐड कर दो। अब रेक्टिफिकेशन मत मार के आना कि ये प्लस होते हैं वो। तो हम क्या कर दें, इसको 8,000 को प्लस कर। अब इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग की बुक से ज्यादा है, प्लस या माइनस? बस यही बात इंपॉर्टेंट थी। लेस वाले लेस लिखें, ऐड वाले ऐड लिखें। सर डेप्रिसिएशन बुक से 6,000 ज्यादा लगा है, मतलब हमने यहां पर कम लगाया हुआ है अकाउंटिंग में, यही मीनिंग निकला ना। और अगर हमने कम लगाया है तो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा उसको टैक्सेबल के अकॉर्डिंग, तो और माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम से लिख सकते हैं कि हमें और एडिशनल डेप्रिसिएशन 6,000 लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2,01,000। बधाई के पात्र हैं 2,01,000 टैक्सेबल इनकम। अब ईमानदारी से हैंड रेस कर दो जिन लोगों ने आंसर किया था, ईमानदारी से। थे कुछ बच्चे क्लास में, वेरी गुड। तो सर आज के इस लेक्चर का लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस। ये कोई मजाक थोड़ी कर रहे थे हम। तो आपको एग्जम्प्टेड, डिसअलाउड, अलाउड, पार्शियल डिसअलाउड, टेम्परेरी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, ये वर्ड अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा। रूल भले ना पता हो लेकिन कुछ लॉजिक यहां पर आपको लगेंगे। सर कई बच्चे पूछ रहे हैं 6,000 का, और एक बार एग्जाम्पल और अच्छे से रिपीट कर दीजिए। चलिए बेटा रिपीट कर देते हैं, इस 6,000 को ही समझा देते हैं। मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल में दूसरा लूंगा इस 6,000 को समझाने के लिए। अभी लेट से दोनों की इनकम को बराबर ले लेते हैं। इनकम बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन, ये बुक्स में, ये टैक्स में। अभी दोनों में मैंने बराबर ले ली, 50,000, 50। अभी दोनों में डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। लेट से बुक्स का डेप्रिसिएशन था 16,000, बुक्स का है ना ये डेप्रिसिएशन, और टैक्स का था 22,000। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन इनकम कितनी आती? आफ्टर डेप्रिसिएशन इधर 34 आती, इधर कितनी आती? अब ये मैं हटा देता हूं, ये डिलीट कर। मैंने एक लाइन लिख दी कि टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है। मैंने आपसे पूछा टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है 6,000 से, यही वर्ड लिखा ना, 6,000 डेप्रिसिएशन इज एक्स्ट्रा इन टैक्स। तो अभी कितना कम लिखा है हमने यहां पर? कितना कम लिखा है? 6,000 से। तो अगर मैं यहां पर सही लिख देता, 22 लिखना चाहिए था, तो ये ऑटोमेटिकली कितने में बदल जाता?
28 में, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, इसको 16 ही लिखा रहने दिया, इसको 34 लिखा रहने दिया, और मैंने नीचे से 6000 लेस कर दिया। तो क्या गलत किया मैंने? तो भी 28 ही आ रहा है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है अभी जिनको जिनने पूछा था आंसर? तो कई बार ऐसे भी सोचना पड़ सकता है, कई बार आपको ऐसे भी सोचना पड़ सकता है। तो सर अब हमको एक बात ये भी समझ में आ गई कि अगर हमें टैक्स को बहुत अच्छे से समझना है तो कुछ अकाउंटिंग के बेसिक रूल भी हमको पता होना चाहिए। कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा कहा क्या मैंने? नहीं, कुछ पता होना चाहिए। लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बहुत कुछ अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए। एक होता है एग्जाम पास करना, और एक अच्छे प्रोफेशनल बनना। इसी के लिए हमने 30 आर की एक बेसिक अकाउंटिंग सीपीए स्टूडेंट के लिए तो शुरू की है, जो कि आज आपने मॉर्निंग में अटेंड करी होगी कुछ बच्चों ने, 1 PM, कल 4 बजे भी हुआ। तो आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं, स्पेशली सीपीए स्टूडेंट के, तो वो डेफिनेटली काम आएगा। कि तो आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझ लिया। थर्ड पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया है उस एग्जाम्पल में? थर्ड पॉइंट था डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये खर्चा अकाउंट्स में नहीं माना जाएगा या टैक्स में नहीं माना जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है। कई बच्चे फर्स्ट भी पूछ रहे हैं, मैं पूरा ही बता देता हूं। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस का क्या मीनिंग है? सर ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मीनिंग है कि इसको इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर कंसीडर कर ही नहीं रहा, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स इसको कंसीडर कर रहा है। तो अकाउंटिंग ने तो ऑलरेडी इसको माइनस करके लिखा होगा नेट इनकम। जब हम इसको एक्सपेंडिचर मान ही नहीं रहे तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनकम को डिसअलाउड करना मतलब इनकम को बढ़ा देना। तो हमने इसको ऐड कर दिया, ये नीचे ऐड किया था ना, ये ऐड कर दिया, ये ऐड किया। बात समझ में आ गई? अकाउंटिंग इसको एक्सपेंडिचर मान रहा है, टैक्स इसको एक्सपेंडिचर मान ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है। तो जब इसको टैक्स एक्सपेंडिचर मान ही नहीं रहा है तो इनकम उसके कारण बढ़ जाना चाहिए, तो हमने प्लस कर दिया। पहला पॉइंट किसी ने पूछा कि सर आपने बोला 45,000 टैक्स के अकॉर्डिंग लगा है, बुक्स में 50 लगा, मतलब दोनों के बीच में 5,000 का डिफरेंस है। तो इन बुक्स ने तो ऑलरेडी 50,000 इसमें से माइनस कर रखा, मतलब ज्यादा खर्चा माइनस कर रखा है। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट बोल रहा है कि ज्यादा खर्चा माइनस कर रखा है। तो जो एक्स्ट्रा कर रखा है उसको कम कर दो, मतलब इस खर्चे को 45 पे लेके जाओ, तो जो ज्यादा कर रखा है उससे को हटा दिया, तो हमने इनकम को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत लॉजिक से पहले से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको पार्ट 2 में आसानी होगी ईए के। और यूएस सीपीए में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यूएस सीपीए में टीसीपी नाम का भी एक सब्जेक्ट है जो मैं ही पढ़ाऊंगा, टैक्स कंप्लायंसेज एंड प्लानिंग। वो ऑल अबाउट कंपनीज का टैक्सेशन। तो वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको नहीं समझाऊंगा डिसअलाउड अलाउड। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आप तो सब बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी हैं कि आपने इंडिया का इनकम टैक्स बहुत डिटेल पढ़ा होगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर आपने, बाकी ये कॉन्सेप्ट मुझे समझा तो 10 मिनट में देना चाहिए था, पर मैं भी सरप्राइज हूं, मैंने 1 घंटा ले लिया। मतलब मैं इसको अगर समझाने जाएं तो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा सा डिटेल समझाना, तो इसीलिए मैंने इसको आपको कंसिडर किया है। तो हमारी, हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो 2 मिनट का गेम है। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरी बेसिक क्लास में सीए लोग ना आए, क्योंकि अगर वो सीए लोग आएंगे तो उनको लगेगा सर ये तो हमको पहले से पता था। तो अब मेरे 95% बच्चे तो सीए नहीं है ना, तो मेजोरिटी के साथ सब हाँ। लेकिन सीए लोगों को ये है कि जब टेक्निकल पार्ट आएंगे तो जैसे वो थोड़ा सा
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लासेस को आप 2 की स्पीड में देखो। लोग बोलते हैं 1.5, मैं बोलता हूँ कि 2 के भी ऊपर स्पीड हो तो वो देखो आप, क्योंकि मैं तो बहुत स्लो चलता हूँ। लेकिन आपको स्पीड बढ़ा के देखनी पड़ेगी। जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं वो यहाँ पर स्पीड को 1.5, 1.75 और 1 मतलब 2 पे देखे, अदरवाइज आपको बहुत स्लो लगेगा। चलिए, तो आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। हाँ, ज्योति का जो एग्जाम था वो बात हो गई, बहुत अच्छा गया है। अब कल बात करेंगे। चलिए, सो